Okay. Good afternoon to all of you. Welcome back in thermodynamics classes. इससे पहले की क्लासेज में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों ने फ्लो प्रोसेस की बात स्टार्ट कर दिया था, फ्री एक्सपेंशन पढ़ा था, फिर हमने व्हाट इज द फ्लो वर्क एंड फ्लो वर्क के लिए हमने देखा था कि वर्क एट द इंटरिंग एंड लीविंग इन द कंट्रोल वॉल्यूम दैट इज द फ्लो वर्क। जो इंटरिंग और लीविंग के समय वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? फ्लो वर्क कहलाता है। और उसी को हमने देखा था इंटरिंग के समय और लीविंग के समय P इंटू वीज निकाला था। इंटरिंग के समय निगेटिव वर्क होता है क्योंकि उस समय हमें फ्लूइड को इंटर कराना पड़ता है, और लीविंग के समय पॉजिटिव वर्क होता है क्योंकि उसमें फ्लूइड वर्क करके बाहर निकलता है। फिर हमने बात किया था स्टडी एंड अनस्टडी की। स्टडी फ्लो प्रोसेस एंड अनस्टडी फ्लो प्रोसेस की जब बात करते हैं तो हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी फ्लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी फ्लो? तो हम लोगों ने कहा था कि स्टडी फ्लो इज ए फ्लो इन व्हिच द फ्लूइड प्रॉपर्टी डू नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी सेक्शन। किसी पर्टिकुलर सेक्शन में फ्लूइड की प्रॉपर्टी इंटरिंग और लीविंग के समय अगर ना चेंज हो तो उसे हम स्टडी फ्लो कहते हैं, या उसे स्टडी फ्लो एनर्जी कहा जाता है कि ये स्टडी फ्लो हो रहा है। जैसे फ्लूइड इंटरिंग एंड लीविंग इन द कंट्रोल वॉल्यूम, जब इंटर करता है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पर देख रहे थे, जब लीव करता है तब भी पर्टिकुलर सेक्शन पे देख रहे थे। यानी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एट ए पर्टिकुलर सेक्शन द फ्लूइड इंटरिंग एंड लीविंग द प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द स्टडी फ्लो एनर्जी। दैट इज द स्टडी फ्लो। अब इसी स्टडी फ्लो के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। आगे से जहां ये शार्ट में लिखा हो समझ लीजिए कि वो किसकी बात करने जा रहा है? वो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बात करने जा रहा है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जनरली जब भी हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे स्टडी फ्लो की, मतलब फ्लूइड की प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर सेक्शन में टाइम के साथ चेंज ना हो। फिर स्टडी फ्लो की कंडीशंस क्या हैं, उन कंडीशंस को हम जरूर आइडेंटिफाई कर लें। बिना उन कंडीशंस के हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। इसलिए उन कंडीशंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। एक तरीके से स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और कुछ नहीं है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही कंजर्वेशन है और यह अप्लाई किया जाता है जनरली फॉर ऑल ओपन सिस्टम्स के लिए। जितने भी ओपन सिस्टम होंगे उन सब के लिए हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। यानी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनी ओपन सिस्टम। यानी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है फॉर एन ओपन सिस्टम के लिए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है फॉर एन ओपन सिस्टम के लिए। एग्जाम्पल में तौर पर ओपन सिस्टम आप जानते हैं, बॉयलर, कंडेंसर, नोजल, टरबाइन, कंप्रेसर, पंप, डिफ्यूजर एक्सेट्रा। जितने भी ये डिवाइस आपको मिलेंगे ये सारे के सारे डिवाइस ओपन सिस्टम कहलाते हैं। और ओपन सिस्टम आप जानते हैं क्या होता है? ओपन सिस्टम का मतलब है एक तरफ से फ्लूइड इंटर करेगा, दूसरी तरफ से फ्लूइड एग्जिट करेगा, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। वो सब के सब ओपन सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं प्लीज।
स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए अगर मैं मान लूं कि ये एक ओपन सिस्टम है, ये एक ओपन सिस्टम है, दिस इज एन ओपन सिस्टम। इस ओपन सिस्टम पर यहां से ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है, एंड दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, यहां से फ्लूइड इंटर करेगा, यहां से फ्लूइड एग्जिट करेगा बाहर की तरफ, मान के चलते हैं। और जब हम ये मान के चलते हैं कि यहां से फ्लूइड इंटर करेगा, यहां से फ्लूइड एग्जिट करेगा, तो स्टडी फ्लो होने का मतलब क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले उसको सुनिए। तो कहने का मतलब है फॉर स्टडी फ्लो कंडीशन, अगर आप कंडीशन की बात करते हैं तो आप कहेंगे कंडीशंस, कंडीशन फॉर स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो होने के लिए कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन यह है कि वो कह रहा है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर चेंज नहीं होनी चाहिए। तो स्टडी फ्लो होने का मतलब है कि फ्लूइड जितना यहां से इंटर करेगा उतना ही फ्लूइड यहां से बाहर एग्जिट करेगा। जैसे कहते हैं कि जितना मास इंटर करेगा, जितना फ्लूइड इंटर करेगा, उतना ही फ्लूइड बाहर की तरफ एग्जिट करना चाहिए, एंड देयर इज नो मास एक्यूमुलेशन इन द कंट्रोल वॉल्यूम। नो मास एक्यूमुलेशन इन द कंट्रोल वॉल्यूम, कोई भी मास का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम है। जनरली कंट्रोल वॉल्यूम की जब भी बात करेंगे तब हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की ही बात करेंगे। अगर मैं मान लूं कि यहां पर ये कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो मास है वो 10 kg है, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मास 10 kg है, यहां से जो फ्लूइड इंटर करेगा, यहां से जो फ्लूइड इंटर करेगा, m की वैल्यू वो 25 kg है। जो मास इंटर कर रहा है वो कितना है? 25 kg है। अगर वो 25 kg है तो जब मास यहां से इंटर कर गया तो टोटल इसके अंदर मास कितना हो गया? 25 प्लस 10 यानी 35 kg। बट जब मास एग्जिट करेगा, जब मास बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने वाला मास भी 25 kg ही होना चाहिए, वो ना तो कम हो ना तो ज्यादा हो। मतलब दिस इज द कंडीशन फॉर स्टडी फ्लो, इंटरिंग मास एंड लीविंग मास मस्ट बी सेम। इंटरिंग मास एंड लीविंग मास मस्ट बी सेम। ठीक है, मस्ट बी सेम। मास इंटरिंग एंड लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम मस्ट बी सेम। ठीक है, यानी जो मास इंटर करेगा, इंटरिंग एंड लीविंग मस्ट बी सेम। जो मास इंटर करेगा एंड एग्जिट करेगा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर वो सेम होना चाहिए। जितना मास इंटर करेगा उतना ही मास एग्जिट करना चाहिए। मींस देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ द मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है इसके अंदर मास का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, मास इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मास इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जितना मास इंटर करे उतना ही बाहर निकल जाए, दैट इज द कंट्रोल वॉल्यूम। दिस इज द कंडीशन फॉर स्टडी फ्लो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर स्टडी फ्लो। ठीक है,
दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर स्टडी फ्लो। सिमिलरली जितनी एनर्जी इंटर हो उतनी ही एनर्जी बाहर की तरफ लीव कर जाए। जितनी एनर्जी इंटर हो, जितनी एनर्जी अंदर जाए उतनी ही एनर्जी क्या हो, बाहर की तरफ मूव कर जाए। उतनी ही एनर्जी बाहर की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे ये लिखा ना, इनकमिंग एनर्जी इज इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी। सिमिलरली यहां पे भी है, जितनी एनर्जी इंटर करे उतनी एनर्जी मस्ट भी क्या हो, लीव कर जाए। तो कहने का मतलब है द फर्स्ट कंडीशन इज जितना मास इंटर करे, इंटरिंग मास मस्ट बी इक्वल टू लीविंग मास। ये स्टडी फ्लो होने तभी तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी। अगर मास इकट्ठा हो गया, कम मास बाहर निकला, तो आफ्टर सम टाइम यहां की प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाएगी, इस सेक्शन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। इसीलिए जितना भी भाई मास प्रॉपर्टी है ना भाई, इस सेक्शन की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जितनी प्रॉपर्टी, जितना मास इंटर करे उतना ही मास एग्जिट करना चाहिए। एंड जितनी एनर्जी इंटर करे इस सिस्टम के अंदर, उतनी ही एनर्जी को क्या करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टडी फ्लो। याद रखिएगा, बिना इस कंडीशन को लगाए आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को निकाल नहीं सकते हैं। इसी का मतलब ही स्टडी फ्लो होता है। कहने का मतलब है फॉर स्टडी फ्लो कंडीशन, मास इंटरिंग एंड लीविंग इन द कंट्रोल वॉल्यूम मस्ट बी सेम। मास इंटरिंग एंड लीविंग, जितना मास घुसे उतना मास बाहर निकले, मास इंटरिंग एंड लीविंग मस्ट बी सेम। मास इंटरिंग एंड लीविंग मस्ट बी सेम। Similarly, energy entering and leaving must be same. Energy entering and leaving must, किस फॉर्म में एनर्जी होगी दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट जितनी एनर्जी इंटर करे उतनी ही एनर्जी एग्जिट करे। जितनी एनर्जी इंटर करे उतनी ही एनर्जी एग्जिट करे, यानी इंटरिंग एनर्जी एंड leaving energy is same. That is, for steady flow no accumulation of mass and energy in the control volume. तो जो इंपॉर्टेंट नोट है या कंडीशन है आप क्या कहोगे, फॉर स्टडी फ्लो no accumulation of mass and energy in the कंट्रोल वॉल्यूम। ना तो एनर्जी का एक्युमुलेशन होना चाहिए कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, ना तो मास का एक्युमुलेशन होना चाहिए कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर स्टडी फ्लो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो स्टडी फ्लो नहीं होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो स्टडी फ्लो नहीं होगा। तो मतलब समझ लीजिएगा कि अगर वो स्टडी फ्लो कहता है तो स्टडी फ्लो का मतलब है देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी इन द कंट्रोल वॉल्यूम। नो एक्युमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी इन द कंट्रोल वॉल्यूम। नो एक्युमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी इन द कंट्रोल वॉल्यूम। याद रखिएगा, इसी कंडीशन को मैं आगे लगाऊंगा। ठीक है, अब सुनिए, अगर इसमें मास और एनर्जी के एक्युमुलेशन नहीं होगा, ये हमारी कंडीशन हो गई। अब जरा देखते हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर नो एक्युमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी
नो इक्विमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। चलिए मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूं, क्लियर ऑल थिंग्स। ओके, अब सुनिए, अब हम बात करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, बात करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की। तो मैंने ये बनाया एक कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। इस कंट्रोल वॉल्यूम में जो मास इंटर करता है वो m है, जो मास इंटर करता है वो m है, ठीक है। ये है डेटम लाइन, डेटम लाइन का मतलब जहां से हम लोग उसकी हाइट मेजर करेंगे, दिस इज द डेटम लाइन। डेटम लाइन से इनलेट वाले की जो हाइट है वो Z1 है, एग्जिट वाले की जो हाइट है वो Z2 है, यानी दिस इज द Z1 एंड दिस इज द Z2। इनलेट पर जो मास इंटर कर रहा है, इनलेट पर जो मास इंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो C1 है। देखिए हम यहां वेलोसिटी V नहीं लेंगे क्योंकि चूंकि वॉल्यूम भी लेना है और वॉल्यूम लेना है इसलिए हम वेलोसिटी को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? C से, याद रखिएगा, और हाइट को Z से, ठीक है। तो यहां की वेलोसिटी C1 है, एग्जिट वाले की वेलोसिटी C2 है, एग्जिट वाले की वेलोसिटी C2 है, ठीक है। यहां जो फ्लूइड इंटर कर रहा है उसका प्रेशर P1 है, मान लेते हैं। यहां का प्रेशर P2 है, मान लेते हैं। यहां जो फ्लूइड इंटर कर रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है। यहां जो फ्लूइड एग्जिट कर रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी U2 है। यहां से जो फ्लूइड इंटर कर रहा है उसका, अगर आप, चलिए उसको बाद में कंसीडर करेंगे, या कह देते हैं कि यहां जो फ्लूइड इंटर कर रहा है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 है, यहां जो फ्लूइड इंटर कर रहा है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 है। बाद में उसको चेंज करेंगे, वो बात अलग है, ठीक है। बाद में चेंज करेंगे या आप कह सकते हैं बाद में वो देख लेंगे, हम लोग चेंज करेंगे उसको, तो ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज ए कंट्रोल वॉल्यूम। इसमें फ्लूइड इंटर कर रहा है, फ्लूइड एग्जिट कर रहा है और हमें इसका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना है। मैंने कहा इसमें मास का एक्युमुलेशन नहीं होगा, एनर्जी का एक्युमुलेशन नहीं होगा, ठीक है। जितना मास इंटर करेगा उतना मास एग्जिट करेगा, जितना एनर्जी इंटर करेगी उतनी एनर्जी एग्जिट करेगी। मान लीजिए कि आप जब इसको से चला रहे हो, इसको हीट जो दे रहे हो वो क्यू दे रहे हो, क्यू हीट इसको प्रोवाइड करा रहे हो, क्यू हीट इसको प्रोवाइड करा रहे हो। अब बताइए अगर मैं इसके इनलेट पे एनर्जी टोटल निकालूं तो क्या होगा? इनलेट एनर्जी, इनलेट एनर्जी क्या होगी? इनलेट एनर्जी क्या होगा भाई? टोटल एनर्जी जो मैंने बताया आपको वो तीन ही होती है, या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, या इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में होगा, और जो आप अलग से सप्लाई कर रहे हो वो अलग होगा। इसका मतलब जो इनलेट पर टोटल एनर्जी हो सकती है वो हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ m इंटू C1 स्क्वायर, यही तो होगा ना भाई। वेलोसिटी C1 है, मास m है,
तो हाफ m इंटू C1 स्क्वायर, यहां की पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू Z1, m इंटू जी इंटू Z1, और यहां की टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस U1 टोटल इंटरनल एनर्जी। पर केजी बाद में निकालेंगे, दैट इज द डिफरेंट थिंग। हम यहां टोटल मास की हर एक की बात कर रहे हैं, तो दैट इज द U1। एंड जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो, जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो किसको? इस कंट्रोल वॉल्यूम को। इसका मतलब हीट सप्लाइड टू द कंट्रोल वॉल्यूम, हीट सप्लाइड टू द कंट्रोल वॉल्यूम, हीट सप्लाइड टू द कंट्रोल वॉल्यूम। यानी जो इनलेट पर एनर्जी आपको मिली, जो इनलेट पर एनर्जी आपको मिली, वो क्या मिली? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड हीट सप्लाइड। दिस इज द इनलेट एनर्जी। ये आपको इनलेट एनर्जी मिल गई। अब अगर आपको भाई इनलेट एनर्जी हमें पता चल गई, अब जरा हम आउटलेट एनर्जी निकाल लें, जरा हम आउटलेट एनर्जी निकाल लें। इसका मतलब आउटलेट एनर्जी, वहां भी काइनेटिक एनर्जी होगी, वहां भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वहां भी इंटरनल। देखो हम पैरामीटर सारे रखेंगे, बाद में जो जो जीरो होगा उसको जीरो कर देंगे, बाद में जो जो जीरो होगा उसको जीरो कर देंगे, लेकिन पहले तो हम कुछ रखेंगे ना, तो उसको पहले से जीरो कर दोगे मतलब वो टर्म कभी आएगा नहीं। तो बाद में जब वो जीरो होगा तो जीरो पुट कर देंगे, बट आपको सारे टर्म रखने पड़ेंगे। अब देखिए आउटलेट एनर्जी जब निकालोगे तो हाफ m इंटू C2 स्क्वायर, भाई काइनेटिक एनर्जी एट द आउटलेट, प्लस m इंटू जी इंटू Z2 पोटेंशियल एनर्जी एट द आउटलेट, प्लस इंटरनल एनर्जी एट द आउटलेट, प्लस भाई आप हीट सप्लाई कर रहे हो Q, तो कुछ वर्क भी तो उसको मिलेगा, तो टोटल वर्क W होगा, टोटल वर्क W होगा। इट इज नथिंग बट W, इट इज नथिंग बट W। कुछ वर्क हमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा वो बाद में मानना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा वो बाद में मानना, लेकिन हमने अभी ये मान लिया कि उसका वर्क W हो रहा है, उसका फ्लो, उसका क्या हो रहा है? वर्क W हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। जो सप्लाई एनर्जी थी वो थी इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी, इनलेट पे पोटेंशियल एनर्जी, इनलेट पे इंटरनल एनर्जी एंड हीट सप्लाई टू द कंट्रोल वॉल्यूम, हीट सप्लाई टू द कंट्रोल वॉल्यूम। जो एग्जिट पर एनर्जी है वो है एग्जिट पर काइनेटिक एनर्जी, एग्जिट पर पोटेंशियल एनर्जी, एग्जिट पर इंटरनल एनर्जी एंड टोटल वर्क इन दिस सिस्टम। ये जो हमने माना है उससे हमें कितना वर्क मिला, वो टोटल वर्क, ठीक है। एंड हमें कंडीशन पता है, हमें कंडीशन पता है फॉर स्टडी फ्लो, फॉर स्टडी फ्लो क्या होगा? फॉर स्टडी फ्लो इनलेट एनर्जी इज इक्वल टू आउटलेट एनर्जी, इनलेट एनर्जी इज इक्वल टू आउटलेट एनर्जी।
इनलेट एनर्जी, ये कंडीशन है कि जितने इनलेट पे एनर्जी होगी वही आउटलेट यानी जितनी जाएगी अंदर उतनी ही बाहर निकलेगी। ये कंडीशन है स्टेडी फ्लो के लिए। अब बताओ कि इनलेट पे एनर्जी कितनी है? इनलेट पे एनर्जी ये है ना, हाफ m इंटू C1 स्क्वायर प्लस m इंटू G इंटू Z1 प्लस कैपिटल U1 प्लस कंट्रोल वॉल्यूम हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू हाफ m इंटू C2 स्क्वायर प्लस m इंटू G इंटू Z2 प्लस U कंट्रोल वॉल्यूम प्लस टोटल W प्लस टोटल W। ये बात क्लियर हुई? यानी इन दिस इज द जनरलाइज्ड स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। दिस इज द जनरलाइज्ड स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब जरा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहां पे मैंने एक टर्म लिखा है कि टोटल वर्क W। मैंने एक टर्म लिखा है टोटल वर्क W। अब मुझे बताओ ये जो W लिखा है, इस W में कौन कौन से काम छुपे हैं? अगर मैं इस W को देखूं तो W का मतलब टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क का मतलब मास यहां से इंटर करेगा तो इंटरिंग वर्क होगा, अंदर कंट्रोल वॉल्यूम का कुछ वर्क होगा, बाहर लीविंग वर्क होगा यानी डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो फ्लो वर्क एट द इंटरिंग प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क प्लस फ्लो वर्क एट द एग्जिट प्लस फ्लो वर्क एट द एग्जिट। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा W है वो W किसके बराबर होगा? मैं कहां लिखूं आसानी से आपको समझ में आ जाए। टोटल W इज इक्वल टू इंटरिंग फ्लो वर्क प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम वर्क यानी कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क प्लस आउटलेट फ्लो वर्क या एग्जिट फ्लो वर्क, कुछ भी लिख दीजिए, आउटलेट फ्लो वर्क यानी इंटरिंग वर्क और इंटरिंग डिस्प्लेसमेंट वर्क प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम यानी इसके अंदर का वर्क और प्लस एग्जिट वर्क यानी हमें जो टोटल वर्क मिलेगा। अरे भाई ये इसीलिए तो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वर्क, इसीलिए तो हमने पढ़ा था फ्लो वर्क, इसीलिए तो हमने देखा था कि इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहा है। यानी जो टोटल वर्क होगा, हमने कहा था कुछ फ्लूइड को अंदर जाने में हमें काम करना पड़ेगा, तो यहां कुछ वर्क होगा, दैट इज द फ्लो वर्क। फ्लूइड को बाहर निकलने पर फ्लूइड को कुछ काम करना पड़ेगा, दैट इज द एग्जिट फ्लो वर्क। और इसके अंदर जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसका अपना काम तो होगा ही होगा, बोलो भैया, होगा ना। इसका मतलब हुआ जो टोटल W है वो W कैसे निकाल सकते हैं हम? वो टोटल W निकाल सकते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वो टोटल W निकाल सकते हैं कि W इज इक्वल टू इंटरिंग फ्लो वर्क। इंटरिंग फ्लो वर्क को कैसे लिखते हो आप? इंटरिंग फ्लो वर्क को
कैसे लिखते हो आप? P इंटू वी, वहां का प्रेशर, वहां का वॉल्यूम, वहां का प्रेशर, वहां का वॉल्यूम, यानी और लेकिन इंटरिंग को मैंने कहा था कि निगेटिव में लेंगे और एग्जिट वाले को किस में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। यानी जो W है इंटरिंग फ्लो वर्क का मतलब माइनस PV माइनस P1V1 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम का तो वर्क रहेगा ही रहेगा, प्लस जो बाहर निकल रहा है वो डिस्प्लेसमेंट वर्क यानी फ्लो वर्क, और वो फ्लो वर्क प्लस में रहेगा P2 एंड V2। तो टोटल जो वर्क है वो इस टर्म में आएगा माइनस P1V1 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर का काम प्लस बाहर निकलने वाला डिस्प्लेसमेंट वर्क, यानी टोटल जो वर्क है वो तीन जगह से है, पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात। एक तो डिस्प्लेसमेंट वर्क एट द इंटरिंग लेवल, दूसरा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर का वर्क, तीसरा बाहर निकलते समय वर्क, यानी इंटरिंग लेवल पर माइनस PV, W कंट्रोल वॉल्यूम, एग्जिट करते समय प्लस P2V2 यानी एग्जिट करते समय का वर्क। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन में अब लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं क्या? देखिएगा जरा ध्यान से, इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं हाफ m इंटू C1 स्क्वायर प्लस m इंटू G इंटू Z1 प्लस U1 प्लस Q कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ m इंटू C2 स्क्वायर प्लस m इंटू G इंटू Z2 प्लस U2, W की वैल्यू पुट करिए माइनस P1V1 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम प्लस P2V2 प्लस P2V2, यह होगा। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए भाई, अब मैं जरा यहां बोर्ड को खाली कर रहा हूं, ये चीजें समझ में आ गई। इनलेट का वर्क क्या होगा, एग्जिट का वर्क क्या होगा, यानी आपको क्या बचा, आपके पास जो बचने वाली चीजें हैं इसको भी मैं हटा दे रहा हूं, ये भी गायब कर दे रहा हूं, मेरे लिए जगह बची जाएगी। अब ये भी हटा दे रहा हूं, ये मैंने आपको बता दिया है क्योंकि इक्वेशन लंबा जाएगा, तो अब इसकी यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन यहां तक आएगा तो फिर मुझे को प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं यहां से चीजें हटा रहा हूं। इस इक्वेशन की भी हटा दे रहा हूं, नीचे वाला इक्वेशन एक बचा के बाकी सारी चीजें, ऊपर की चीजें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसलिए मैं यहां से हटा दिया। अब देखिए ये इक्वेशन मुझे मिला। अब इस इक्वेशन में भाई इधर की तरफ ये बैठे हैं वन वाले, वन वाले, वन वाले, वन वाले, इधर की तरफ टू वाले, टू वाले, टू वाले, ये बीच में एक वन वाला आ गया, यानी इधर बैठे हैं भाई साहब एक जमात के, इधर बैठे हैं दूसरे जमात के। इन दूसरे जमात में ये भाई साहब P1V1 कहीं से घुस गए, मतलब जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो देवताओं को एक तरफ बैठाया गया, राक्षसों को दूसरी तरफ बैठाया गया, और यह कहा गया कि पहले
पहले देवताओं को अमृत पिलाया जाएगा, विष्णु भगवान ने कहा, फिर हम राक्षसों को अमृत पिलाएंगे। लेकिन उसमें दो थे जो बहुत दिमागदार थे, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था राहु और केतु। क्या नाम था? राहु और केतु। और ये राहु और केतु जब देवताओं की तरफ जाके बैठ गए थे, देवताओं की तरफ जाके बैठ गए थे, तो उस समय क्या हुआ? उस समय इनको यह लगा कि राक्षसों को पता नहीं बाद में देंगे कि नहीं देंगे, पहले पी लेते हैं अमृत। लेकिन जब ये इधर बैठे थे तो उसी समय उनको किसने पहचान लिया? अमृत तो पी गए, लेकिन जब पीने के बाद उनको सूर्य चंद्र ने पहचान लिया तो उन्होंने बताया कि ये राक्षस हमारी तरफ आके बैठे हैं और ये राहु केतु हैं, यानी ये P1 V1 है, जो राक्षस इधर बैठे हैं और ये धोखे से अमृत पी लिए। जब ये धोखे से अमृत पी लिए तो अब विष्णु भगवान को गुस्सा, उन्होंने कहा रुको इनको मैं मार ही देता हूं। लेकिन अब वो अमृत तो पी चुके थे, मरते कहां से? इसीलिए उनको, उनके सर को काटा गया, बाद में उसी से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर। तो ये P1 V1 धोखे से दूसरे जमात के आके इधर बैठ गए हैं। देख लीजिए आप, ये जो P1 V1 है, और अगर दूसरे जमात वाले यहां आके बैठ गए हैं तो ये इनको काहे बैठने देंगे? इसलिए P1 V1 को उठाकर इधर ले आओ जहां 1 वाले हैं, इनको इधर जबरदस्ती लेके आओ, तभी बैलेंस बनेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं बनने वाला। अब मैं इस P1 V1 को यहां ला रहा हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। हाफ m इंटू C1 स्क्वायर प्लस m इंटू G इंटू Z1 प्लस, एक मिनट, इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, 1 मिनट, इसको यहां से हटाता हूं। देखिए आप, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, इसको सिंपल सा देखिए। अब देखिए, मैं पहले यहां के U1 को लिख दे रहा हूं, दिस इज द U1। तो कैपिटल U1 प्लस इस P1 V1 को यहां ला दे रहा हूं, P1 V1, कैपिटल P1 और कैपिटल V1, जो वॉल्यूम है वो कैपिटल V1 और कैपिटल V1 मैंने रख दिया, ठीक है। फिर जो है उसको पुट करो, हाफ m इंटू C1 स्क्वायर प्लस m इंटू G इंटू Z1 प्लस Q कंट्रोल वॉल्यूम, भाई U1 तो इधर आ गया ना, इज इक्वल टू, उधर वाले से भी मैं यहां U2 रख दिया प्लस P2 V2 को यहां रख दिया साथ में। थोड़ा दूर दूर है, अब ये दूर दूर है, इनको चैन नहीं पड़ रहा, मजा नहीं आ रहा इन्हें, होता है ना, कुछ लोग दूर रह नहीं पाते, तो इनको पास ले आओ। दिस इज द U2 प्लस P2 V2 एंड प्लस हाफ m इंटू C2 स्क्वायर प्लस m इंटू G इंटू Z2। क्या बचा अब? और बचा W कंट्रोल वॉल्यूम, यही तो बचा, W कंट्रोल वॉल्यूम। अब मुझे बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है कि ये टर्म U1 प्लस P1 V1 क्या है, U2 प्लस P2 V2 क्या है। मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया है, मैंने कहा इन थर्मोडायनामिक्स वी यूज फ्रीक्वेंटली U प्लस PV, और इसी को एक साथ सबसे पहले मोलियर साहब ने कहा ये H है, जिसको एंथैल्पी कह दिया गया। इसका मतलब हुआ कि इस U1 प्लस P1 V1 की जगह पे मैं H1 तो लिख ही सकता हूं। इसका मतलब हुआ दिस इज नथिंग बट H1, देखिएगा ध्यान से, H1 प्लस हाफ m C1 स्क्वायर प्लस m G Z1 प्लस कैपिटल Q कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या, H2 प्लस हाफ m C2 स्क्वायर प्लस
m इंटू जी इंटू Z2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम होगा। एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टडी फ्लो टोटल मास। टोटल मास, जितना टोटल मास है, अगर उसके लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपसे कोई निकालने को कहे तो यह इक्वेशन होगा। अब सुनिए, अगर मैं इसी को पर यूनिट मास निकालना चाहूं, पर यूनिट मास निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? पूरे इक्वेशन को मास से डिवाइड कर दूंगा तो पर यूनिट मास निकल आएगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ना। मत कहने का मतलब जितना मास इंटर कर रहा है उतना मास एग्जिट कर रहा है, तो मास फ्लो रेट तो सेम हो गया, इसलिए मैं मास से डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं पर यूनिट मास निकाल दूं तो कैपिटल एच को स्मॉल एच लिख दूंगा मैं। पर यूनिट मास का मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी इज नथिंग बट कैपिटल एच डिवाइडेड बाई मास। कैपिटल एच डिवाइडेड बाई मास, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं स्मॉल h1। क्या लिख सकता हूं? स्मॉल h1 प्लस, यहां से m गायब हुआ, c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस, यहां से m गायब हुआ, gz1 प्लस, इसको जब डिवाइड करें तो स्मॉल q यानी पर यूनिट मास निकालोगे तो स्मॉल q कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल h2 प्लस c2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा भाई। c2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस gz2 प्लस, ये कैपिटल W है यानी टोटल मास की बात कर रहा है। मैं इसको मास से डिवाइड करूं तो पर यूनिट मास कंट्रोल वॉल्यूम वर्क आएगा, तो इसका मतलब यहां पे स्मॉल w आ जाएगा फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। स्मॉल w आ जाएगा फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। इट मींस दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। This is the steady flow energy equation for per unit mass. This is the steady flow energy equation per unit mass. अब देखिए, आप ध्यान से समझिएगा जो अब बताने जा रहा हूं मैं। इस इक्वेशन को अब आज के बाद आपको कहीं टरबाइन मिले, कहीं कंप्रेसर मिले, कहीं बॉयलर मिले, कहीं नोजल मिले, कहीं डिफ्यूजर मिले, किस इक्वेशन को यूज करोगे? इसी इक्वेशन को यूज करोगे। अगर आप में से किसी ने भी, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सीधे इस इक्वेशन को यूज करूंगा, और किसी ने नोजल और डिफ्यूजर है, बॉयलर है यानी वो ओपन सिस्टम है, किसी ने पूछा सर ये इक्वेशन कहां से यूज कर लिया, तो यकीन मानो आई किल यू, क्योंकि बार बार बता रहा हूं कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ओपन सिस्टम एंड दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसी को कहते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लिसन प्लीज। जब हमने इस इक्वेशन को प्रूफ किया तो हमने क्या एजम्पशन माना है, आप बताओ। फॉर दिस इक्वेशन हमने क्या माना है? फ्लो कैसा होगा? स्टडी फ्लो होगा। इसका मतलब देयर इज वन एजम्पशन, ओनली वन एजम्पशन, एंड दैट एजम्पशन इज नथिंग बट स्टडी फ्लो। दैट एजम्पशन इज नथिंग बट स्टडी फ्लो, यानी स्टडी फ्लो होना चाहिए, यानी दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्टडी फ्लो प्रोसेस।
और कोई एजम्पशन नहीं है इसमें, ठीक है, और कोई एजम्पशन नहीं मिलेगा इसमें, यानी दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्टडी फ्लो। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्टडी फ्लो। एक अकेला एजम्पशन है, एक अकेला एजम्पशन है जो हमने माना है कि वो स्टडी फ्लो होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? स्टडी फ्लो होना चाहिए। बाकी कोई एजम्पशन नहीं है, बाकी कोई एजम्पशन नहीं है भाई। ये ओपन सिस्टम के लिए ये एजम्पशन नहीं है, ओपन सिस्टम में ये लागू होगा, ये एजम्पशन नहीं है। दिस इज द रियल, यानी इसी को कहते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम किसके लिए है? ओपन सिस्टम के लिए है। और एजम्पशन क्या है? स्टडी फ्लो होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए। तो आगे से ही आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। याद मैं बार बार बताऊंगा नहीं, याद हो जाना चाहिए। जहां कहीं ओपन सिस्टम दिखे, जहां कहीं स्टडी फ्लो दिखे, आप तुरंत स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है? H1 प्लस C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। इसी इक्वेशन को अप्लाई करोगे और इसी इक्वेशन को देखोगे। अब सुनिए, देखिए इस इक्वेशन की ब्यूटी क्या है, इस इक्वेशन की ब्यूटी क्या है, जरा देखिए। मैं कुछ चीजों को और खाली करता हूं। मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया कि ये स्टडी फ्लो ओनली अकेला एजम्पशन है और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम के लिए है। अब मैं जरा इसको इरेज करता हूं, पूरा हटाता हूं इसको, ठीक है। देखिए ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की ब्यूटी क्या है, इस इक्वेशन की ब्यूटी क्या है, सुनिए। मैं अब ये इक्वेशन ऊपर लिख दे रहा हूं जिससे मुझे आगे लिखने के लिए जगह मिल जाए। ये इक्वेशन कहता है, क्या कहता था? H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, W कंट्रोल वॉल्यूम। दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर यूनिट मास। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। एजम्पशन क्या है? स्टडी फ्लो। एजम्पशन क्या है? स्टडी फ्लो। देखिए ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन, देखिए हम इस इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन को निकाल सकते हैं। और कैसे, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आप बर्नौली इक्वेशन पढ़ते हैं, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, हर जगह बर्नौली का राज है और बर्नौली के राज को ही मानते हुए हम सारे काम करते हैं। अब सुनिए मेरी बात, हमने जब यहां थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा तो हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ा और वो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहता है H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। एंड एजम्पशन इज ओनली स्टडी फ्लो। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो के लिए वैलिड होगा, लेकिन यही एक अकेला एजम्पशन है और कोई एजम्पशन नहीं है जिसको हमें सोचने की जरूरत हो। अब मुझे आप बताइए, भैया आपने बीटेक तो कर लिया, आपने बीटेक कर लिया, अब बीटेक कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, जेई बन गए या जेई बनने वाले हो
जब आप जेई बनने वाले हैं तो अब आपके दिल के अरमान जागेंगे, आपके घर वाले के अरमान भी जागेंगे, सोचेंगे कि हम आपकी शादी करा दें, सोचेंगे ना आपकी शादी करा दें। जब वो आपकी शादी कराने की सोचेंगे तो अगर आप अपने घर वाले पूछेंगे कि ऐसा है बेटा यार आप शादी कर देते हैं, बेटा हो बेटी शादी कर देते हैं, तो आप अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कहोगे ठीक है पापा जैसी आपकी मर्जी हो वैसे करिए, क्योंकि दिल में अरमान तो आप भी पाल के रखे हैं, है ना, तो शादी तो आप भी करना ही चाहते हैं। और जब आप शादी करना चाहते हैं तो घर वाले कहते हैं कि बेटा हमें यह बता दो कि तुम्हारे हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, तुम क्या चाहते हो। तो जो इसेंशियल कंडीशन है वो एक कंडीशन है। आप भाई पहली चीज अगर आप लड़का हो तो पापा से कहोगे कि भैया लड़की होनी चाहिए, लड़की से ही शादी करेंगे, ये तो बेसिक बात हो गई। अगर वो कहें कि भैया लड़की कैसी चाहिए तो आप एक एजम्पशन कुछ भी कह दो कि पापा और तो सब ठीक है लेकिन लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लड़की है अपने पापा से कहेगी पापा और तो सब ठीक है लेकिन लड़का नौकरी वाला होना चाहिए, लड़का नौकरी वाला होना चाहिए या पढ़ा लिखा होना चाहिए। दिस इज वन एजम्पशन। आपने घर वालों को कहते बाकी आप देख लो अपने हिसाब से। आपके घर वालों के लिए रिश्ते ढूंढने बड़े आसान हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने एक ही कंडीशन रखी है, एक ही एजम्पशन रखा है, एक ही कंडीशन रखी है कि लड़की पढ़ी लिखी होना चाहिए, लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन सब इतने अच्छे थोड़ी ना है, सबकी भावनाएं इतना शुद्ध थोड़ी ना कि लड़की पढ़ी लिखी हो बाकी कुछ भी हो चलेगा। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं उन्होंने कंडीशन रखा कि ऐसा है पापा शादी करना ही चाहते हो तो करो, लेकिन पहले सुन लो मेरी बात, इसके बाद आपको जो मना है करना। लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन। लड़की लंबी होनी चाहिए, दिस इज द सेकेंड एजम्पशन। लड़की अच्छे खासे खानदान की होनी चाहिए, दिस इज द थर्ड एजम्पशन। लड़की के घर वाले इतना दहेज देंगे, दिस इज द फोर्थ एजम्पशन। लड़की सांवली नहीं होनी चाहिए, लड़की गोरी होनी चाहिए, दिस इज द फिफ्थ एजम्पशन। लड़की के नए नक्श देखने में बहुत सुंदर हो तभी मैं शादी करूंगा। अब क्या हुआ, आपने इतनी कंडीशन गिना दिया, अब आपके घर वाले बेचारे ढूंढ रहे हैं। पता लगा कि आपने जितने कंडीशंस लगाए हैं, इतने कंडीशन के बाद आपको लड़की ही नहीं मिल रही है, तो बेटा समझ लीजिए कि कुंवारे जिंदगी काटने के लिए तैयारी बना लीजिए, फिर शादी तो होनी नहीं है। क्योंकि जितने नंबर आप कंडीशन लगाओगे उतना उसके एप्लीकेबल होने के चांसेस कम होते जाते हैं, उतना उसका एरिया छोटा होता जाता है। आपने कहा लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एरिया बहुत बड़ा है, खूब पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी। आपने बोला कि लड़की गोरी होनी चाहिए, तो वो एरिया थोड़ा छोटा हो गया। आपने बोला लड़की लंबी होनी चाहिए, एरिया और छोटा होता गया। आपने बोला लड़की अच्छे खानदान से होना चाहिए, एरिया और छोटा होता गया। आपने बोला कि दहेज में इतने पैसे मिलने चाहिए, एरिया और छोटा होता गया। आप अब एरिया इतना छोटा हो गया कि उस एरिया में आपको लड़की ही नहीं मिल रही है, तो फिर जिंदगी तो नहीं कटेगी, फिर आप कुंवारे रह जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वही हाल यहां इस इक्वेशन के साथ है। भैया आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैंने लिखा है, दिस इज द स्टेडी फ्लो, दिस इज द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दिस इज द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बट ये पर यूनिट मास के लिए मैंने लिख रखा है। अगर मैंने इसको पर यूनिट मास के लिए लिखा है तो जरा देखिए, मैं फिर से वापस इसको एच को, स्मॉल एच है तो स्मॉल यू 1 + P1 V1 होगा स्मॉल में ना, क्योंकि स्मॉल एच का मतलब हुआ
स्मॉल h का मतलब हुआ स्मॉल u प्लस p स्मॉल v। क्या हो गया? स्मॉल p एंड स्मॉल v, यही तो होगा ना। स्मॉल h का मतलब, अब इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दे रहा हूं। h1 का मतलब हुआ कि स्मॉल, हमारा काम यहां का खत्म हो गया। मैं सिर्फ आपको बर्नौली इक्वेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल u1 प्लस p1 स्मॉल v1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस q कंट्रोल वॉल्यूम प्लस q कंट्रोल वॉल्यूम, q कंट्रोल वॉल्यूम, यही तो होगा, इक्वल टू स्मॉल u2 प्लस p2 स्मॉल v2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस w कंट्रोल वॉल्यूम। एक एजम्पशन तो पहले से था, स्टडी फ्लो हो गया। दूसरा एजम्पशन हमने माना, दूसरा एजम्पशन मैंने कहा लड़की लंबी होनी चाहिए, तो हमने माना इफ देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, तो W0 हो गया। दूसरा एजम्पशन, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर मींस W0 हो गया। देयर इज नो वर्क ट्रांसफर मतलब W0 हो गया। हमने ये एज्यूम कर लिया है, एज्यूम कर लिया है। सेकंड, थर्ड एजम्पशन, नो हीट ट्रांसफर, ये भी हमने एज्यूम कर लिया, ये भी 0 हो गया। नो हीट ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर। जब ना तो हीट का ट्रांसफर होगा ना तो वर्क का ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो क्या होगा? एंड हम ये भी मान लें कि जितनी इंटरनल एनर्जी यहां पे है उतनी ही इंटरनल एनर्जी यहां पे है। नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि नो एक्यूमुलेशन। हमने कहा नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, थर्ड एजम्पशन, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी ये भी कैंसिल आउट हो गए। इफ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मींस हमने U1 और U2 को बराबर मान लिया है, U1 और U2 को बराबर मान लिया है। अब बताइए, अगर मैं बोलूं कि इस इक्वेशन को अब मुझे लिखना है, तो बताइए V1 इज इक्वल टू 1 बाई ρ1 होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यही तो कहते हैं ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि P1 बाई ρ1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 इज इक्वल टू P2 बाई ρ2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस gz2। अब अगर मैं मान लूं, एक एजम्पशन तो यह भी मान लिया है, दूसरा द फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, द फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। मैं इस फ्लूइड को इनकंप्रेसिबल मान लूं। इनकंप्रेसिबल का मतलब ρ1 इज इक्वल टू ρ2, इनकंप्रेसिबल का मतलब ρ1 इज इक्वल टू ρ2। इसका मतलब ρ1 ρ2 आपस में बराबर हो गए, और जब ρ1 ρ2 बराबर हो गए तो P1 बाई ρ प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 इज इक्वल टू P2 बाई ρ प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2। और बताओ भैया, बताओ भैया, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? यही है ना बर्नौली इक्वेशन? ये क्या है? इसी को पढ़ते हो ना फ्लूइड मैकेनिक्स में, बर्नौली इक्वेशन। ये बर्नौली इक्वेशन कहां से आया? ये बर्नौली इक्वेशन कहां से आया? ये बर्नौली इक्वेशन से आया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से।
अब मैंने आपको कहा जब आपने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ा तो एक एजम्पशन माना था जिसे स्टडी फ्लो कहा गया। आपसे मैंने कहा कि आपके घर वालों ने आपसे शादी की बात किया, लड़का इंजीनियर बनने वाला है, शादी की बात किया, तो कहा कि भैया लड़के की शादी कर दो, लड़के को बस एक ही कंडीशन है कि हमें क्या चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी चाहिए। तब तो यहां तक है, उनके पास एरिया है, लेकिन आपने कई एजम्पशन लगा दिया, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की लंबी हो, लड़की गोरी हो, लड़की का खानदान अच्छा हो, लड़की का ये अच्छा हो, लड़की का वो अच्छा हो। यानी जब आपने कहा तो इतने एजम्पशन लगा दिया कि आपको लड़की ही नहीं मिल रही, जिंदगी कुंवारे ही काटनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि वही हाल है। जब हम बर्नौली इक्वेशन प्रूफ किए तो केवल एक एजम्पशन लगाए और दैट इज द स्टडी फ्लो, दैट इज द स्टडी फ्लो। जब हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाए, लेकिन जब हम बर्नौली पे आ गए तो कितने एजम्पशन देखो, कितने एजम्पशन देखो। नो वर्क ट्रांसफर एज्यूम किया, नो हीट ट्रांसफर एज्यूम किया, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज्यूम किया, फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल एज्यूम किया। जब इतनी चीजें एज्यूम किया तो इसका मतलब इसके एजम्पशन ज्यादा है तो इसका एप्लीकेशन कम है, इसका एजम्पशन कम है तो इसके एप्लीकेशन ज्यादा है। यानी ये ज्यादा, कौन ज्यादा बड़ा इक्वेशन हुआ, बर्नौली इक्वेशन या स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो जिसके एजम्पशन कम है वो ज्यादा बड़ा इक्वेशन है, ज्यादा एरिया में अप्लाई कर पाएगा, वो ज्यादा एरिया में अप्लाई कर पाएगा। जिसके एजम्पशन ज्यादा है वो कम एरिया में अप्लाई कर पाएगा। इसीलिए जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इन फ्लूइड मैकेनिक्स द किंग ऑफ इक्वेशन इज बर्नौली इक्वेशन, द किंग ऑफ इक्वेशन इज बर्नौली इक्वेशन। बट जब हम थर्मोडायनामिक्स में आ गए तो थर्मोडायनामिक्स क्या है बर्नौली इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट बच्चा किसका, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। किसका, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। मींस द बर्नौली इक्वेशन इज नथिंग बट सन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। किसका बच्चा है भैया ये, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को। तो कौन राजा है, कौन राजा है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। कौन छोटा है, बर्नौली इक्वेशन। क्लियर हुआ। यहां हमने कितने एजम्पशन लगाए, 5, 4, 5 जो भी लगाए, यहां सिर्फ एक एजम्पशन है। इसलिए भैया याद रखना कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज द बिगेस्ट इक्वेशन। उसी से तो निकल के आया है बर्नौली, उसी से निकल के आया है बर्नौली। बात समझ में आ गई होगी, बात क्लियर हो गई होगी। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, मैंने स्टडी फ्लो से बर्नौली भी निकाला, प्रूफ किया, बताया, बट आपको याद क्या रखना है, ये इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, यही चीज यहां पे है जो मैंने आपको बताया, वही दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्पेसिफिक वॉल्यूम फ्लूइड दिस सेक्शन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन प्रूफ करके निकाला गया। ठीक है, प्रूफ करके निकाला गया यहां से। देखिए यहां पे इसको चेंज नहीं किया गया, देखिए कहां गया ये, हाँ यहां पे सीधे रख दिया गया। ये कहां से आया ये भी आपको जानना जरूरी है, ये मैंने आपको बताया है। देखिए देखिए ये आपको मैंने बताया है, इसको मैंने बताया है। अब इसमें आप अलग से नहीं निकाल सकते, ये आपको मैंने कहां से आया ये भी बताया है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, फिर इसके आगे की चीजें देखेंगे, थ्रॉटलिंग वगैरह क्या होती है। ठीक है, नोजल, टरबाइन्स, कंप्रेसर्स, ये सारी चीजें नेक्स्ट जब भी अभी लेक्चर होगा, ठीक है, उस पर देखेंगे। आज इसके एप्लीकेशंस खत्म करेंगे, आज इसके एप्लीकेशंस खत्म करेंगे। बट यहां पे क्या है, मैंने बोर्ड पे एक एक चीज को तोड़ के क्रिस्टल क्लियर बताया है, उस चीज को ध्यान में रखेंगे, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। कहां से आया P1 V1 वो मैंने आपको बताया, कहां से आया U1 वो भी मैंने आपको बताया। इसलिए सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर मैंने क्लियर किया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा कहां से आया। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।